वेलकम बैक। वेल टेक्स्ट में अपन ने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था। चार्जिंग सेक्शन के अंदर 3 एसएससी इंक्लूड थे। उसमें पहला एसएससी था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब आप, मैं, रामू, श्यामू, अपने एग्जाम्पल वाले केजल, सागर, रितेश, शशिपाल, अनुराधा एक्सेट्रा, हम सब किसके कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल अपने को पता है। अब बात करेंगे थोड़ा एचयूएफ के बारे में। ये जो मैं अभी एचयूएफ के कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा ना, ये कंसेप्ट एक्चुअली में इनकम टैक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, वेल्थ टैक्स के लिए। तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो एचयूएफ के बारे में बोल रहा हूँ, तो वो इनकम टैक्स के लिए भी एप्लीकेबल है और वेल्थ टैक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। आ जाओ फटाफट। कंसेप्ट ऑफ एचयूएफ applicable for both इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, दोनों के लिए क्या है? ये एप्लीकेबल है। करेक्ट। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, ये कंसेप्ट जो है ना हिंदू लॉ से आया है। कहां से आया है ये? हिंदू लॉ से। तो इसके जो प्रोविजंस है, जो डिटेल्स है, दोज आर गवर्न इन हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर सब डिटेल्स दे के रखी। तो हमको अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट, कुछ भी चीज हो, तो हमको हिंदू लॉ में जाना पड़ता है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एचयूएफ को सेपरेट एंटिटी कंसीडर करके उसका असेसमेंट वगैरह अलाउ करती है। अब ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें एक बार केस आया और उन्होंने पूछा, एक भाई साहब ने कोर्ट में जाके, हिंदू मतलब क्या? बहुत फेमस केस था, पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी। पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी। उस केस में उन्होंने बोला कि हिंदू मतलब क्या? कोर्ट ने बोला हिंदू मतलब स्टाइल ऑफ लिविंग। क्या बोला उन्होंने? हिंदू मतलब स्टाइल ऑफ लिविंग। बोला स्टाइल ऑफ लिविंग, बोले जो आदमी रोज सुबह उठे, मंदिर जाए, टीका लगाए। देखो केजल आंटी टीका लगा के आती है, सुभाषनी आंटी टीका लगा के आती है, देखो ऐसे साउथ इंडियन वाला ऐसा। तो बोला वो हिंदू है। यानी जो उठे, मंदिर जाए, टीका लगाए, भगवान की पूजा करे, वो हिंदू। तो भाई साहब को डाउट आया, बोले कैन अ मुस्लिम बिकम हिंदू? उन्होंने बोला यस, डेफिनेटली अ मुस्लिम कैन बिकम हिंदू, बट ही नीड्स टू फॉलो ऑल हिंदू रिचुअल्स। उसने बोला सर तीसरा सवाल। बोला क्या? बोला अगर फादर हिंदू, मदर क्रिश्चियन, तो क्या? तो उसने बोला कि फादर अगर हिंदू, मदर अगर क्रिश्चियन, तो सन का स्टेटस डिपेंड करता है कि उसके अंदर संस्कार कौन से है, वो बॉर्न एंड बॉटअप कैसा है। सन चर्च में जाता है या मंदिर में? सिंपल भाषा में, जो सन है वो अगरबत्ती जलाता है, मोमबत्ती। अगर वो हिंदू रिचुअल्स फॉलो करता है तो ही इज हिंदू, अगर वो क्रिश्चियन रिचुअल्स फॉलो करता है तो ही इज अ क्रिश्चियन। फादर हैज टू गिव एफिडेविट कि वो क्या फॉलो कर रहा है, हाउ द सन हैज बीन बॉट अप। फर्दर एक और चीज, कितनी बार इंडिया के जो रिचुअल्स है, इंडिया के रिचुअल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनरली फीमेल्स रिलीजन चेंज करती है। तो इंटरकास्ट मैरिज होती है तो सन का या चाइल्ड का रिलीजन वही होता है जो उसके फादर का रिलीजन है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हस्बैंड ने वाइफ का रिलीजन अडॉप्ट किया। तो ये जब लॉ बनते हैं ना, तो ये जो सोशल हमारे सिस्टम होते हैं ना, उसके ऊपर से बहुत इफेक्ट होते हैं। तो इंडिया में जनरली रिलीजन ऑफ सन इज फादर्स रिलीजन। तो फादर इज हिंदू तो इट इज ऑब्वियस चाइल्ड इज हिंदू। सम केसेस फादर का रिलीजन चेंज हो रहा है मदर के हिसाब से, यानी कि हस्बैंड इज चेंजिंग रिलीजन। बहुत रेयरली ऐसा होता है, तो वो केस के अंदर सन का रिलीजन विल बी मदर्स रिलीजन। समझे? आया दूसरा कंसेप्ट। उन्होंने बोला अनडिवाइडेड मतलब क्या? कोर्ट ने बोला अनडिवाइडेड मतलब ज्वाइंट, साथ में रहना। बोला ओके। बोला फैमिली? बोला फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे ही मैं ग्रुप ऑफ पर्सन बोलता हूं, सागर को डाउट आता है, बहुत बातें करता है। तो बोलता है, सागर बोलता है कैन आई फॉर्म फैमिली? कोर्ट ने बोला नो,
बोले क्यों? बोले सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म फैमिली। सिंगल पर्सन फैमिली नहीं बना सकता है, फैमिली के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन होना जरूरी है। फैमिली तभी फॉर्म होगी जब ग्रुप ऑफ पर्सन है, नहीं तो नहीं फॉर्म होती है। फैमिली स्टार्ट होती है आपकी शादी होने से, आप, आपकी वाइफ और आने वाली जनरेशन आपकी फैमिली होती है। तो उन्होंने बोला फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, सब मिलके फैमिली फॉर्म करते हैं। बोला ठीक है, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स में अगर मुझे असेसमेंट करना है, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स में मुझे अगर असेसमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला अगर इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स में एचयूएफ का असेसमेंट करना है तो वी नीड टू फॉलो सर्टेन कंडीशंस। बोला क्या? पहला चीज हमारे पास एंसिस्टीरियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एंसिस्टीरियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी सिंपल भाषा में फैमिली प्रॉपर्टी या फैमिली एसेट होना चाहिए, ये होना जरूरी है। दूसरा चीज, देयर शुड बी को पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय को पार्टनरशिप? पार्टनरशिप तो सुना है ना? पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनर्स के आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो को पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन को पार्टनर्स। अब ये को पार्टनर्स कौन होते हैं? एचयूएफ के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर एक होता है मेंबर्स, दूसरा होता है को पार्टनर्स। को पार्टनर जनरली मेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स को को पार्टनर बोलते हैं। 2005 के बाद उन्होंने लॉ में चेंज किया और बोला डॉटर्स विल आल्सो बी रिगार्डेड एज को पार्टनर्स। तो डॉटर्स भी क्या हो गई? को पार्टनर्स। यानी को पार्टनर कौन हो गए? मेल मेंबर्स एंड डॉटर्स। जब मैं बोलता हूं को पार्टनर इज मेल मेंबर एंड डॉटर, इसका मतलब क्या हुआ? समझो अभी एक मिस्टर एक्स है, उनकी एक वाइफ है मिसेस एक्स, इनके तीन बेटे, दो बेटे, मिस्टर एक्स वन, मिस्टर एक्स टू और ये डॉटर एक्स थ्री। एक्स वन की वापिस एक वाइफ मिसेस एक्स वन, एक नालायक बेटा सन एक्स वन वन। अब ये वाले केस में हु ऑल आर को पार्टनर? ये को पार्टनर, ये को पार्टनर, ये को पार्टनर, ये को पार्टनर और ये को पार्टनर। मिसेज एक्स वन और मिसेज एक्स आर नॉट को पार्टनर। को पार्टनर कौन होता है? मेल मेंबर एंड डॉटर्स। नंबर वन, फैमिली के सब लोग को मेंबर्स बोलते हैं। मेंबर सभी जन है, ये भी मेंबर, 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 सब मेंबर। तो मैं एक सिंपल सेंटेंस बोल सकता हूं, ऑल मेंबर्स आर नॉट को पार्टनर बट ऑल को पार्टनर्स आर मेंबर। क्या बोला मैंने? ऑल मेंबर्स आर नॉट को पार्टनर बट ऑल को पार्टनर्स आर डेफिनेटली मेंबर। फर्दर इनके को पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं को पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं उसको? को पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं उसको? को पार्टनरशिप। ये जो को पार्टनरशिप रहती है ये 4 डिग्री तक रहती है। कितने डिग्री तक रहती है? को पार्टनरशिप इज अप टू 4th डिग्री। जब मैं बोलता हूं 4th डिग्री मतलब अगर x1, x2, x3, x4, x1 का बेटा x2, x2 का बेटा x3, x3 का बेटा x4, x4 का बेटा x5, तो जब तक x1 जिंदा है ना तब तक यहां तक ही को पार्टनरशिप है, यानी ही इज नॉट को पार्टनर। 1 2 3 4 लेवल तक ही x5 इज नॉट को पार्टनर। जैसे ही x1 रुड़केगा ये को पार्टनर बन जाएगा। और रियल लाइफ में सोचो यार, 4 डिग्री के ऊपर जिंदा भी कहाँ रहते हैं? कभी आपने देखा क्या 4 डिग्री के ऊपर जिंदा भी रहते हैं? बेटे जी, पहला अपने दादाजी, बेटे जी, पोते जी, 3 तो हो ही गए। पोते का बेटा, ये 4थी डिग्री। और अभी पोते का बेटे का बेटा, वैसे मैंने तो कभी देखा नहीं है, बहुत रेयरली आया सीन, मैंने 1-2 जगह देखा है 4 डिग्री। हमारी फैमिली में भी 4 डिग्री तक है। मेरे दादाजी ने मेरे बेटे, मेरी बेटी सबको देखा है, तो 4 डिग्री तो है। लेकिन 5वीं डिग्री आने तक पहली डिग्री, समझे?
तो कोपार्टनरशिप कितने लेवल तक रहती है? 4 लेवल तक रहती है, 4 डिग्री तक कोपार्टनरशिप रहती है। ये जो एचयूएफ है, इसमें पूरे एचयूएफ की वेल्थ हम एचयूएफ के हाथ में टैक्स करते हैं। तो फैमिली प्रॉपर्टी होना जरूरी है। जब फैमिली फॉर्म होती है तो दो तरीके से फॉर्म होती है। एक बड़ी एचयूएफ को तोड़ के हम लोग छोटी एचयूएफ बना सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरे फादर की एचयूएफ है, मेरी फादर की एचयूएफ को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो उसमें से जो एसेट मिलेगा वो डायरेक्टली मेरे एचयूएफ में जाएगा, जो मोती सर को मिलेगा वो उनकी एचयूएफ में जाएगा। ये एक तरीका होता है एचयूएफ फॉर्म करने का। दूसरा होता है मेरे फादर की एचयूएफ बनी हुई है और मैं मेरी एचयूएफ भी अलग से बनाता हूं। पहले जब उनकी टूट के ऑटोमेटिक बनी थी ना, वो सर्वाइवरशिप से डायरेक्टली बन जाती है। हमेशा रूल है कि बड़ी एचयूएफ टूटती है और किसी मेंबर को उससे कोई भी चीज मिलती है तो वो उस मेंबर के एचयूएफ में ही जाता है। सपोज करो वो मेंबर की शादी नहीं हुई है किसी से, तो वो सिंगल है तो फैमिली नहीं है। तो कोर्ट ने एक बार बोला था कि वो जो सिंगल मेंबर है उसको जो बड़ी एचयूएफ से एसेट मिला है वो उसको साइड में रखने का, और जब वो फैमिली एक्वायर करेगा डायरेक्टली वो फैमिली में चला जाएगा। ऐसा उन्होंने क्लियरली बोला है। और जो मेंबर के पास फैमिली है वो डायरेक्टली उसकी एचयूएफ में आ जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा, अगर हमारी जो बड़ी एचयूएफ है उसका पार्टीशन नहीं हो रहा है तो भी हम छोटी एचयूएफ बना सकते हैं। जब भी एचयूएफ बनाते हैं ना तो उसमें एक से ज्यादा कोपार्टनर होना जरूरी है। ऐसा क्यों? और कोपार्टनर मेंबर में फर्क क्या होता है? कोपार्टनर जो होते हैं ना उनको पार्टीशन मांगने का राइट रहता है, बाकी जो कोपार्टनर नहीं होते उनको पार्टीशन मांगने का राइट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा एग्जाम्पल था उसमें अगर X1 को कोई तकलीफ है, मिसेज X1 को कोई तकलीफ है, देखो मेरे एग्जाम्पल में यहां पर ये देखो मिसेज X1 को कोई तकलीफ है, तो अगर मिसेज X1 को कोई तकलीफ है तो वो कुछ पार्टीशन नहीं मांग सकती। वो रोज X1 को बोलेगी अलग हो जाओ, बहुत काम करना पड़ता है, पिताजी, माताजी, देवर जी और ननंद जी और सबका काम मेरे से अकेले से नहीं होता है, प्लीज अलग अलग हो जाओ। तो मिसेज X1 को बोलेगी, X1 जाके पिताजी को बोल सकता है, बिकॉज को पार्टनर कौन है? X1। तो फीमेल्स को पार्टीशन मांगने का राइट नहीं रहता है। उनको एचयूएफ पार्टीशन होगी तब उनको हिस्सा भी नहीं मिलता है, खाली मेल मेंबर को मिलता है। तो इसीलिए को पार्टनर का इंपॉर्टेंस है और अलग से स्टेटस है। तो जब भी समझो हम लोग बड़ी एचयूएफ से छोटी एचयूएफ फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो केस के अंदर फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन के समय वी शुड हैव मोर देन वन को पार्टनर, तो हमारी एचयूएफ वैलिड मानी जाती है। समझो आपने एक ही को पार्टनर था, एचयूएफ बना भी लिया आपने, तो उन्होंने बोला उसमें कोई तकलीफ नहीं है, पर वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी वो जो मेंबर है ना, जो को पार्टनर, उसके हाथ में क्लब हो जाएगी, बिकॉज इट विल डीम्ड एज टैक्स अवॉइडेंस। लीगली आप फॉर्म कर लो, कोई ना नहीं है, पर इनकम टैक्स पर्पस, वेल्थ टैक्स पर्पस के लिए उसमें क्या हो जाएगी? क्लबिंग हो जाएगी। समझे? ये थोड़ा सा अपन ने वेल्थ टैक्स का कंसेप्ट, ये एचयूएफ का कंसेप्ट पढ़ा अपन ने। बैलेंस कंसेप्ट थोड़ी देर बाद, अभी बहुत आपने पढ़ा है, अभी पहला एक बार रीड कर लो। समझे? एक बार रीड करो।